Hello everyone, welcome to another video and I'm your friend Bharat Shankar. So first of all, a very happy new year. और इस साल मैं आपको ढेर सारा हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस विश करता हूँ। और अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ काम करना स्टार्ट किया है तो आई विश दैट इस साल आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो। एंड बाय चांस अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो दिस ईयर कुड बी द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल। तो अभी आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अभी 2026 में जो टॉप ब्रोकरेजेस है उन्होंने भी अपने बिग बेट्स के बारे में बताया है। और इन बिगेस्ट ब्रोकरेजेस में इंडिया के भी कुछ ब्रोकरेजेस है और कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं जो अभी 2026 में इंडिया के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टोरीज के ऊपर बुलिश है। तो ये टॉप ब्रोकरेजेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, नंबर 2 जेफरीज, नंबर 3 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और नंबर 4 जेपी मॉर्गन। और ये जो 4 ब्रोकरेज फर्म्स हैं इन्होंने 4 की थीम्स को शॉर्टलिस्ट किया है और इनमें से कुछ थीम्स में ये 49% तक का भी अपसाइड देख रहे हैं। तो अभी ये 4 थीम्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों है। अनलाइक रिटेल इन्वेस्टर्स, जो बड़े ब्रोकरेजेस होते हैं वो डेली बेसिस पे जिसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है गिर रहा है उसके बेसिस पे स्टॉक पिकिंग नहीं डिसाइड करते हैं, बल्कि उनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म डिमांड के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स के ऊपर या ऐसे सेक्टर्स जिन्हें इंडिया के ग्रोथ स्टोरी की वजह से बेनिफिट मिल सकता है। और 2026 में उनका जो कॉमन व्यू है वो बहुत ही सिंपल है। इंडिया में डिजिटल यूजेज बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिल सकता है और इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो ब्रोकरेजेस है दे बिलीव दैट कि कुछ कंपनीज ऐसे हैं वो परफेक्टली प्लेस्ड है इन ग्रोथ के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए। और 2026 में इंडिया के जो 4 बड़े ग्रोथ स्टोरीज ये बता रहे हैं उसमें से पहला ग्रोथ स्टोरी है डेटा बूम का या डेटा यूजेज का, क्योंकि इंडिया में डेटा और इंटरनेट का यूजेज बढ़ता ही जा रहा है। वीडियो का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नए नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अभी एआई के एप्स का भी बूम हो रहा है। और एक चीज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पहले जो डेली सीरियल्स या डेली सोप्स टेलीविजन पे आते थे ना, आज के टाइम में ऐसे कंटेंट डिलीवर करने वाले स्पेसिफिक एप्स भी दिन ब दिन लॉन्च हो रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है कुकू टीवी, ऐसा ही एक और एग्जांपल हो सकता है वायरलो, जो अपने आप को इंस्टेंट एंटरटेनमेंट फॉर्मेट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसे जो सारे एप्स है, ऐसे जो सारे प्लेटफॉर्म्स है वो डेटा कंजम्पशन को बढ़ाता है। और सिंपल सी बात है, अगर डेटा कंजम्पशन पर यूजर अगर बढ़ने लगता है तो ऑब्वियस सी बात है जो टेलीकॉम प्लेयर्स है वो अपने टैरिफ्स या अपने कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं विदाउट लूजिंग कस्टमर्स। यानी यहाँ पर सिंपल खेल है, मोर डेटा यूजेज इज इक्वल्स टू मोर रेवेन्यू, दैट इज इक्वल्स टू मोर प्रॉफिट्स। और उसके बाद दूसरा स्टोरी है पेंट सेक्टर का, जो हाउसिंग एंड रेनोवेशन स्टोरी को राइड कर सकता है। तो जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता जाएगा, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो नए घर यानी न्यू होम्स, रेनोवेशंस और प्रीमियम पेंट्स का डिमांड बढ़ सकता है। और ब्रोकरेजेस इस सेक्टर को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से पेंट का डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस पॉइंट इंप्रूव हो सकता है जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो स्टेबलाइज होगा। और क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स जो है वो वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल्स है पेंट सेक्टर के लिए, यानी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जो रॉ मटेरियल्स पेंट सेक्टर कंज्यूम करता है उसका भी कॉस्ट बढ़ता है। एंड सिमिलरली जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा तो इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी गिरेगा। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिरेगा तो ये ज्यादा मार्जिन्स कमाएंगे, जिसकी वजह से कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिल सकता है। और आज के टाइम में अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे तो वो अबाउट $60 पर बैरल के बीच में है। और प्रेजेंटली अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे तो वो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, जिसकी वजह से अभी बोला जाता है कि क्रूड ऑयल जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यानी आने वाले टाइम में हो सकता है डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू हो तो क्रूड ऑयल जो है वो और भी सस्ता हो, ऐसा अभी करंट ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद तीसरा है हाई एंड आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यानी ये कंपनीज रेगुलर आईटी सर्विस कंपनीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो ऐसे आईटी टेक कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जो हाई वैल्यू टेक वर्क है जैसे कि एआई हो गया, क्लाउड हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ऐसे सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल क्लाइंट्स है वो भले ही अपने जो आईटी स्पेंडिंग है उसको कट कर रहे हैं, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी भी वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और ग्लोबल क्लाइंट्स के इस स्पेंडिंग पैटर्न की वजह से जो हाई स्किल आईटी कंपनीज है वो बेटर मार्जिन यहां पर कमाने का चांसेस रखते हैं। और इसकी वजह से अगर उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो उनको स्टेबल कैश फ्लो मिलने का भी चांसेस बढ़ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का बैकबोन है। क्योंकि जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जब भी आईपीओ आता है और जब भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है वो अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। और अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ब्रोकरेजेस क्यों एक्साइटेड है? पहला, 2026 में आईपीओस का जो पाइपलाइन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी बहुत सारे कंपनीज का आईपीओ आने वाला है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और तीसरा, डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और इस पूरे डेवलपमेंट में कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे इस पर्टिकुलर सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सचेंजेस अपना फीस कमा लेता है। तो अभी ये जो 4 ब्रोकरेज फर्म्स ने 4 ग्रोथ स्टोरीज को आइडेंटिफाई किया है,
इन 4 ग्रोथ स्टोरी से वो 4 पर्टिकुलर स्टॉक्स को भी पिक करते हैं। तो अभी हम इन 4 कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको खुद स्टॉक पिकिंग कैसे करना है वो सीखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बूट कैंप में आप मल्टीबैगर स्टॉक पिकिंग के कोर प्रिंसिपल सीखेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप्स, सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेक्टर रोटेशंस में कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड फाइनली एज ए इन्वेस्टर एंड एज ए ट्रेडर आप एआई को कैसे अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फ्री बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हम सिर्फ फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशंस को ही एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाके रजिस्टर कर लीजिए। अभी इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के बारे में, और इस कंपनी का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और इस कंपनी के ऊपर जेफरीज ने बाय रेटिंग दिया है, और जेफरीज ये भी बोलता है कि स्टॉक अप टू 1300 रुपीज तक जा सकता है। यानी प्रेजेंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अबाउट 26 to 27% का अपसाइड यहाँ पर जेफरीज बता रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस कंपनी के ऊपर जेफरीज क्यों बुलिश है, तो जेफरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से केफिन टेक्नोलॉजीज ने रिसेंटली एसेंट नाम के कंपनी को एक्वायर किया था, और जेफरीज ये मानता है कि ये जो एसेंट का एक्विजिशन हुआ है ये इस कंपनी का की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि अभी यूरोप और मिडिल ईस्ट में जो फंड एडमिनिस्ट्रेशन का मार्केट है वो मार्केट अभी केफिन टेक्नोलॉजीज के लिए ओपन हो जाएगा थ्रू द एक्विजिशन ऑफ एसेंट, क्योंकि एसेंट जो है वो फंड एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट में काम करता है, स्पेशली यूरोप और मिडिल ईस्ट में। इसकी वजह से जेफरीज ये मानता है कि इंटरनेशनल बिजनेस से जो रेवेन्यू कंपनी को पहले आता था वो अबाउट 5% के आसपास था, वो अभी इस एक्विजिशन के बाद ग्रो होकर अबाउट 20% के आसपास पहुंच सकता है। एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो केफिन जो है वो अबाउट 60% मार्केट शेयर को एंजॉय करता है। और सिर्फ केफिन टेक्नोलॉजीज ही नहीं, जेफरीज जो है वो ग्रो के ऊपर भी जेफरीज ने बाय का रेटिंग दिया हुआ है, और जेफरीज यहां पर भी अबाउट 26% का अपसाइड देख रहा है। तो ग्रो के ऊपर जेफरीज क्यों बुलिश है, तो ग्रो का जो कोर बिजनेस है वो ब्रोकिंग का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी ग्रो कुछ और चीजों में भी एक्सपैंड कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जेफरीज बोलता है कि ग्रो अभी मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में, वेल्थ मैनेजमेंट में, कमोडिटीज में और बॉन्ड्स में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जो मोनेटाइजेशन है वो इंप्रूव हो सकता है। और यहां पर मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी अगर 1 लाख लोग अगर ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, पहले सिर्फ ब्रोकिंग था और अभी ब्रोकिंग के साथ साथ कुछ और भी चीजें अगर ग्रो लॉन्च करता है तो इन्हीं कस्टमर्स में से और भी लोग इन सर्विसेज को ले सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रो को एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। बेसिकली ग्रो का जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है उसका अच्छे से मोनेटाइजेशन यहाँ पर हो सकता है। और उसके साथ साथ जेफरीज जो है वो कैम्स के लिए भी बाय रेटिंग देता है, और यहाँ पर भी वो बोलता है कि अबाउट 19% का अपसाइड है। और इसके साथ साथ जो बाकी मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जैसे कि बीएसई है उसके ऊपर होल्ड रेटिंग देता है, और साथ ही साथ जो सीडीएसएल है उसके ऊपर भी जेफरीज जो है वो होल्ड रेटिंग देता है। और उसके बाद अगर आप केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिकली बात करेंगे, जहां पर जेफरीज ने सबसे ज्यादा अपसाइड दिया हुआ है, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है अबाउट 53.7 के आसपास है। कंपनी के ऊपर 47 करोड़ का डेट है, 157 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स है, विच मींस कंपनी जो है वो डेट फ्री है इफेक्टिवली। और उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि 2021 में कंपनी के सेल्स अबाउट 481 करोड़ के आसपास थे, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये सेल्स अबाउट 1156 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो 2021 में कंपनी जो है 65 करोड़ का लॉसेस कर रहा था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसने अबाउट 346 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। और 2021 के बाद में ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर प्रॉफिट्स में नेगेटिव ग्रोथ हुआ, हर साल कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही यहां पर पोस्ट किया हुआ है। और उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो करंटली प्रोमोटर्स के पास 22.89% ऑफ द कंपनी है, एफआईएस के पास 25.53% ऑफ द कंपनी, डीआईएस के पास 24.81% ऑफ द कंपनी, और पब्लिक के पास अबाउट 26.76% ऑफ द कंपनी है। एंड ऑल्सो यहां पर आप एक चीज ये नोटिस कर सकते हो कि सितंबर 2023 में प्रोमोटर्स का होल्डिंग अबाउट 49.12% के आसपास था, लेकिन अभी प्रोमोटर्स का होल्डिंग 22.89% के आसपास है। तो एक सवाल ये जरूर आएगा कि प्रोमोटर ने इतना क्यों बेचा है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह प्रमोटर है कौन। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रमोटर का नाम है जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड पीटीई लिमिटेड। तो इस कंपनी के वेबसाइट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक इक्विटी फर्म है जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और इंडिया में अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जाने पहचाने नाम देखने मिल जाएंगे, जैसे कि फोन पे है, एको है, रिलायंस रिटेल है, जियो है, अनअकैडमी है, नो ब्रोकर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो केफिन टेक्नोलॉजीज भी है, और बाइजूस में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, और ये जो एब्सोल्यूट बारबेक्यू है
डीमार्ट है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ऐसे कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होता है। ये छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी बड़ा बन जाता है और कंपनी का आईपीओ आता है तो ये क्या करते हैं, अपना स्टेक पार्शियली सेल कर देते हैं या कंप्लीटली सेल कर देते हैं। उसके बाद दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपकमिंग कंपनी या स्टार्टअप कंपनी जो बड़ा बनने का पोटेंशियल रखता है। एंड ऑफ कोर्स जब ऐसे इक्विटी फर्म्स बेचते हैं तो वहां पर जनरली जो एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, जो स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस स्टेक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हैं अभी प्रमोटर्स का होल्डिंग 49% से लगभग 22-23% तक रिड्यूस हो गया है। यानी यहां पर ये जो प्राइवेट इक्विटी वाला प्रमोटर है उन्होंने अराउंड 26% का स्टेक बेचा है और इस 26% स्टेक में मात्र 6% ही आप देख सकते हो यहां पर वो रिटेल या पब्लिक के पास पहुंचा है, जहां पर पब्लिक का होल्डिंग सितंबर 2023 में 19.61% था जो अभी बढ़ के 26.76% हो गया है। और उसके बाद जो बाकी का 20-21% ऑफ द स्टेक है उसको एफआईएस और डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि एफआईएस का होल्डिंग 9.22% से बढ़ के 25.53% बढ़ा है और वही डीआईएस का जो होल्डिंग है वो 22.05% से अभी बढ़ के अराउंड 24.81% हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ना 26.76% पब्लिक होल्डिंग, उसमें भी पूरा पब्लिक नहीं है। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इस कंपनी में अबाउट 10.69% स्टेक ओन करते हैं और उसके बाद कंपनी के जो फाउंडर है वो भी अबाउट 1.15% ऑफ द कंपनी ओन करते हैं। अगर हम इन दोनों बड़े इन्वेस्टर्स को भी माइनस करेंगे तो पब्लिक के हिस्से में आई थिंक अबाउट 14% ऑफ द कंपनी या 14% ऑफ द होल्डिंग के आसपास है। और उसके बाद अगर हम केफिन टेक्नोलॉजीज का चार्ट देखेंगे और यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो येलो कलर का लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है। तो प्रेजेंटली आपको दिखेगा कि प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है। एंड यूजुअली मार्केट में एक ब्रॉडर परसेप्शन ये है कि अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो यहां पर बोला जाता है कि प्राइस में अप ट्रेंड है, और अगर प्राइस अगर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है तो बोला जाता है प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। और बहुत बार ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं, जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो बार बार इस लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और प्राइस जो है वो यहीं पर रुक के नीचे आ रहा है, यहीं पर रुक के नीचे आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ और फिर से यहां पर आप देख सकते हैं यही लाइन जो है प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है, राइट। तो यहां पर ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है वो क्या कर रहा है, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी अगर मान लीजिए कल अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है और प्राइस जब नीचे गिरने पे ये जो लाइन है अगर प्राइस को नीचे जाने से रोकता है तो यही लाइन क्या करता है, यहां पर सपोर्ट का काम करता है। और जनरली मार्केट में ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अप ट्रेंड में बेचने की जल्दबाजी नहीं करते और डाउन ट्रेंड में खरीदने की जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि उनका यह परसेप्शन होता है कि अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाता है तो इसलिए जल्दी क्यों बेचना है, और वही डाउन ट्रेंड में प्राइस गिरने का और कंसोलिडेट करने का चांसेस ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो आराम से वेट करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, और जेफरीज जो है वो भारतीय एयरटेल के ऊपर भी बुलिश है और जेफरीज ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 22% का अपसाइड पोटेंशियल भी बताया है। और टेलीकॉम सेक्टर में जेफरीज का प्रिफर्ड पिक एयरटेल क्यों है, तो जेफरीज बोलता है कि सबसे पहले तो एयरटेल इज बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मार्केट स्ट्रक्चर, और इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में दिन ब दिन एवरीडे 4G और 5G का जो यूजेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एयरटेल का जो रेवेन्यू गेन्स है या रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्टेडी है कंपेयर टू जियो एंड कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। और जेफरीज के साथ साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी भारतीय एयरटेल के ऊपर बाय रेटिंग दिया हुआ है, और आईसीआईसीआई भी यहाँ पर अबाउट 17% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहा है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भारतीय एयरटेल के ऊपर क्यों बुलिश है, तो सबसे पहले ये मानता है कि एयरटेल जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का क्लियर विनर है, और एयरटेल जो है वो स्ट्रॉन्ग आरपो कमाता है अबाउट 256 रुपीज। यहाँ पर आरपो का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी बहुत हेल्दी है। और मोबाइल सर्विसेज के अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एयरटेल का जो डेटा सेंटर आर्म है नेक्स्ट्रा उसके ग्रोथ पोटेंशियल को भी हाईलाइट करता है, क्योंकि एयरटेल अपना जो डेटा सेंटर बिजनेस है उसके कैपेसिटी को अबाउट 1 गीगावाट तक स्केल करने के लिए प्लान कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स डेटा सेंटर्स की जरूरत खुद एयरटेल को बहुत ज्यादा होगा, और साथ ही साथ अगर आने वाले टाइम में डिमांड और भी ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है एयरटेल जो है डेटा सेंटर्स का थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी बन जाए। और उसके अलावा एयरटेल का जो होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है वहां पर कंपनी ये एम कर रहा है कि वो आने वाले टाइम में अपना जो रीच है उसको डबल करना चाहता है, और वो अप टू 100 मिलियन होम्स तक पहुंचना चाहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 एयरटेल अपना टैरिफ हाइक कर सकता है या प्राइसेस बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से एयरटेल के मार्जिन्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और प्रेजेंटली अगर आप एयरटेल के रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू अबाउट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अबाउट 1,94,000 करोड़ के आसपास है, और प्रॉफिट जो है
वो अबाउट 44,683 करोड़ के आसपास है। और लास्ट 3 इयर्स में आप देख सकते हैं, 3-4 इयर्स में आप देख सकते हैं एयरटेल के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्काई रॉकेट कर रहा है। और 2017 में आप देख सकते हैं एयरटेल का जो नेट प्रॉफिट था वो अबाउट 4,241 करोड़ के आसपास था। और ये वो टाइम था जब जियो ने पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था। और यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद एयरटेल जो है वो कुछ टाइम के लिए लॉसेस में भी था, लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जो मुश्किल का टाइम था उस टाइम जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रहा था उससे 10 गुना अभी नेट प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी का। और उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग सारे शेयर्स प्रमोटर्स, एफआईएस और डीएस के पास ही है और पब्लिक के पास मात्र 2.72% ऑफ द स्टेक ही है। और लास्ट 12 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे पब्लिक के पास अबाउट 4% के आसपास स्टेक था जो अभी रिड्यूस होकर मात्र 2.72% हो गया है। यानी यहाँ पर कंटिन्यूअसली एफआईएस और डीएस ने पब्लिक से भी स्टेक खरीदा है और जो भी प्रोमोटर्स ने छोटा मोटा स्टेक बेचा है उसको भी उन्होंने खरीदा है। और उसके बाद अगर आप एयरटेल का चार्ट देखेंगे तो एयरटेल का जो प्राइस है करंटली वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच मींस अभी ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड पे है। एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट जो भी स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं या कंपनी को हम डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। वी स्टडी देम ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। और इसके बाद अभी बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने इसके ऊपर बाय कॉल दिया था और उसके साथ साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी ग्रासिम में बाय कॉल दिया है और यहां पर उन्होंने अबाउट 29% का अपसाइड यहां पर पोटेंशियल बताया है। एंड ऑफ कोर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज का अगर आप वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहे तो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो मल्टी लेयर्ड है। क्योंकि एक तरफ ये एक होल्डिंग कंपनी भी है, क्योंकि अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट में देखेंगे तो यहां पर ग्रासिम जो है वो अबाउट 56.11% स्टेक होल्ड करता है। और उसके अलावा कंपनी का जो बिजनेसेस है वो अभी पेंट में भी है और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है और भी बहुत सारे कैटेगरीज में है जहां पर अभी बहुत ज्यादा हिडन वैल्यू पोटेंशियल है, जिसके बारे में जेपी मॉर्गन ने भी अपने रिपोर्ट में बताया था। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ग्रासिम के बिजनेस को बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हैं और उसमें जो हिडन वैल्यू पोटेंशियल हो सकता है उसका अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ग्रासिम लिख सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। और उसके अलावा अगर आप ग्रासिम का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक का जो होल्डिंग है लास्ट 12 क्वार्टर्स में लगातार वो पब्लिक होल्डिंग कम हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे पब्लिक होल्डिंग 27.88% था जो अभी रिड्यूस होकर 24.92% हुआ है। और पब्लिक ने जो स्टेक बेचा है उसमें से कुछ स्टेक यहाँ पर प्रोमोटर्स ने खरीदा है, क्योंकि प्रोमोटर्स का होल्डिंग 42.75% से बढ़ के 43.11% हुआ है। कुछ स्टेक यहाँ पर एफआईएस ने खरीदा है क्योंकि उनका होल्डिंग 12.58% से बढ़ के 14.37% हुआ है। और वही कुछ स्टेक डीएस ने खरीदा है क्योंकि इनका होल्डिंग भी 16.48% से बढ़ के अभी 17.27% हुआ है। और प्रेजेंटली अगर आप ग्रासिम का चार्ट देखेंगे तो प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। और यहां पर आप देख सकते हैं रिसेंटली जब प्राइस गिर रहा था तो इसी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन ने प्राइस को सपोर्ट दिया था, जहां पर प्राइस ने टच किया और वहीं से प्राइस ने फिर से रिबाउंड किया। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है कोफोर्ज। और कोफोर्ज का करंट मार्केट प्राइस अबाउट 1656 रुपीज के आसपास है। और इस कंपनी में मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दिया है और उन्होंने टारगेट दिया है 2500 रुपीज का, यानी प्रेजेंट मार्केट प्राइस है अबाउट 49 to 51% के बीच में अपसाइड पोटेंशियल यहां पर मोतीलाल ओसवाल बता रहा है। और मोतीलाल ओसवाल इसका रीजनिंग भी देता है और वो ये बोलता है कि तो रिसेंटली कोफोर्ज ने एक अनाउंसमेंट किया था जहां पर उन्होंने एनकोरा नाम के एक कंपनी को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया था। और ये जो कंपनी है ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंजीनियरिंग और एआई लेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और करंटली इस कंपनी का रेवेन्यू अबाउट $500 मिलियन के आसपास है। और इस कंपनी के एक्विजिशन के बाद ये बोला जाता है कि कोफोर्ज का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू बेस है वहां पर ये अबाउट 26% रेवेन्यू ऐड कर सकता है। और करंटली अगर आप इस कंपनी के कुछ नंबर्स देखेंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अबाउट 48.7 के आसपास है, लेकिन वही इंडस्ट्री का जो पी है वो अबाउट 26.1 के आसपास है। एंड ऑल्सो करेंटली अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे लास्ट 4-5 इयर्स में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है, जहां पर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू अबाउट 4663 करोड़ के आसपास था। आज के टाइम में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अबाउट 14342 करोड़ के आसपास है। और वही अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अबाउट 466 करोड़ के आसपास था, जो आज के टाइम में अबाउट 1345 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और उसके बाद अगर आप इस कंपनी का रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में यहां पर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो बढ़ा है, जहां पर दिसंबर 2024 में पब्लिक का होल्डिंग 9.5% था जो अभी बढ़ के 11.03% हुआ है। और अभी ये पब्लिक ने जो शेयर खरीदा है इसको बेचा किसने है, तो इसको बेचा है एफआईएस ने, जहां पर इनका होल्डिंग 42.55% से रिड्यूस होकर 34.09% हो गया है। यानी एफआईएस ने बहुत ज्यादा बेचा है और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ही
पब्लिक के पास पहुंचा है, जो कि 1.5% के आसपास है। लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर्स है उसको यहाँ पर डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि डीआईएस का होल्डिंग 47.86% से अभी बढ़ के 54.87% हो गया है। और उसके बाद अगर आप कोफोर्ज का चार्ट देखेंगे तो प्राइस अभी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, और फिलहाल के टाइम में मूविंग एवरेज ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ना ही सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि पास्ट में भी आप देख सकते हैं प्राइस ने मूविंग एवरेज लाइन को बहुत बार ब्रेक किया है और उसके बाद फिर से मूविंग एवरेज को क्रॉस भी किया है, लेकिन कहीं पर भी क्लियर रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं दिख रहा है। बट हैविंग सेड दैट, प्रेजेंटली स्टॉक का जो प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, इंडिकेटिंग अ डाउन ट्रेंड। और अभी अगर ये डाउन ट्रेंड और भी ज्यादा कंटिन्यू होता है तो प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है। अगर ये फिर से प्राइस रिकवर होता है तो देखना होगा कि 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस पोज करता है या नहीं करता है। और वही अगर मान लीजिए अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, फिर से अप ट्रेंड में जाता है, और उसके बाद अगर फिर से प्राइस गिरने लगता है, तो क्या ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन फिर से सपोर्ट का काम करता है या नहीं करता है। सो ये था आज का डिस्कशन, एंड आई होप आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। एंड ऑल्सो फ्री बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।